साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ओबीसी डराएंगे, मुस्लिम वोट पाएंगे, बड़ा सवाल। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत सरगम। दक्षिणा नहीं लूंगा तो फिर कैसे बाकी काम होंगे? सियासी फायदे के लिए हिंदुओं को बांटना गलत है। जातिवाद के दलदल से बाहर निकलना होगा। जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद के लिए सोचिए। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिदायत दी है अखिलेश यादव को, जिन्होंने कहा कि जातिवाद में आप लोगों को जो बांटने का काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर राष्ट्र के लिए सोचिए। सियासी फायदे के लिए इस तरह के बयान देना ये गलत है। ये हिंदुओं को बांटने के लिए अपना फायदा कर रहे हैं। जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद के लिए सोचिए। अखिलेश यादव ने बीते रविवार को बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाया था, जिसके बाद बाबा बागेश्वर का बयान अब सामने आया है। आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव, पहले आपको मैं ये तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से सनातन का अपमान क्यों। ये देखिए बाबा बागेश्वर कहते हैं दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बागेश्वर कथा सुनाने के 50 लाख लेते हैं। कई रातों सोया नहीं, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। वो कहते हैं जो कठिनाई सही वो लोगों को नहीं दिखती। विदेश नहीं जाऊंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा। कोई उन्हें कथा के लिए बुलाकर दिखाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दोनों ने ही अपनी बातें रखी हैं। एक ने, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि यहाँ पर अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जातिवाद में लोगों को बांटने का काम ना करें अखिलेश यादव, राष्ट्रहित में सोचें। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि एक कथा सुनाने के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। बीजेपी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बोले गौरव भाटिया, हम संविधान में आस्था रखते हैं, वो शरिया में लालू और तेजस्वी के शासनकाल में था जंगल राज। वक्फ कानून के खिलाफ एक बार फिर ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा हमारे धार्मिक स्थल छीनने के लिए बनाया गया है कानून। गोल गुंबद का मालिक अब एएसआई बन गया। प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा। इलाके में अभी भी एक्टिव हैं कई स्लीपर सेल। गांव वालों का दावा, पिछली सरकार में हर महीने 8 से 10 लड़कियां होती थी गायब। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। घटना में अब तक 36 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत। पहाड़ से मैदान तक मानसून ने मचाई तबाही। हिमाचल के मंडी में 4 की मौत, 16 लापता। उत्तराखंड में आज और कल के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनएचएआई के अधिकारी पर जानलेवा हमले करने का आरोप। एसडीएम के सामने कमरे में की मारपीट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 2 बजने को है। रिपब्लिक भारत वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत। सहयोगी सुमित झा भी बुलेटिन में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। वक्फ कानून के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से भड़काया है। मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की साजिश ओवैसी कहते हैं। मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की लगातार कोशिश चल रही है। टीडीपी भी बीजेपी की साजिश में शामिल है।
तो तमाम तरह के संगीन आरोप लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कह रहे हैं कि वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की साजिश चल रही है। लगातार सवाल ये है कि आखिर वक्फ का विरोध कब तक चलता रहेगा। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, ASI उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है। और बिहार का रुख करेंगे। बिहार में सियासी चौसर बिछ चुका है। नेता जीत की सेटिंग करने में लग गए हैं और इस बीच हर चुनाव में नेताओं के समीकरण का भट्टा बिठाने वाले AIMIM प्रमुख हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी अपने काम में लग गए हैं। सवाल है कि बीजेपी को हराने के लक्ष्य के साथ AIMIM को क्या विपक्षी महागठबंधन भाव देगा या वो अलग मोर्चा बनाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। मुसलमान यानी बिहार चुनाव में जीत का एक्स फैक्टर, जिसके कदरदान JDU, RJD, कांग्रेस समेत ज्यादातर छोटे बड़े दल हैं। मगर अब बिहार के करीब 18% वोट बैंक को लुभाने के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ है इस वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे महागठबंधन के विपक्षी दल, तो दूसरी तरफ ओवैसी भाईजान की पार्टी यानी AIMIM। Our state president, Mr. Akhtar Ul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. AIMIM चीफ मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपनी जबान नहीं खोल रहे। शायद उन्हें डर सता रहा है कि भाईजान से हाथ मिलाने का मतलब है महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी। इसलिए सोमवार को जब महागठबंधन के घोषणा पत्र कमेटी की बैठक पटना में हुई तो महागठबंधन की तरफ से AIMIM को न्योता नहीं भेजा गया, जिसने AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भड़का दिया। उन्होंने कह दिया कि AIMIM बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाएगी। हालांकि यह समझना मुश्किल नहीं कि RJD और कांग्रेस जैसे दल, जिनका राजनीतिक वजूद ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिका है, उनके लिए ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा होगा। इसलिए महागठबंधन के नेता AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने पर फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन यह भी सच है कि अगर AIMIM गठबंधन में शामिल होती है तो विपक्षी पार्टी का इधर उधर छिटकने वाला वोट भी सीधे महागठबंधन के खाते में जाएगा। खैर, अब सवाल है कि आखिर बिहार की राजनीति में मुसलमान इतने अहम क्यों हैं और AIMIM इसमें कहां फिट बैठती है, तो इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा की सीटें 87 हैं। 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली